सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एट होम बाय पंकज शर्मा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। दोस्तों ये पेपर है एमपी पीईवी जेल विभाग कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एंड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल। यह पेपर 2017 18 जुलाई सुबह 9 बजे हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। आज हम इसमें आए हुए सारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 1080 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 54 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करें। दोस्तों सबसे पहले एक बात बताइए, आयताकार भूखंड मतलब एरिया निकालूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिए लेंथ पता नहीं है, ब्रेथ कितनी दी है मुझे 54 सेंटीमीटर और एरिया दिया हुआ मुझे 1080। तो इससे मैं लेंथ निकाल सकता हूँ, लंबाई 54 से काट देता हूँ, 54 दूनी 108 यानी 20 आ गया। तो लंबाई कितनी आ गई मेरे पास, 20 आ गई। क्लियर है। अब मेरे पास लंबाई भी हो गई, चौड़ाई भी हो गई। बोल रहा है इसका परिमाप ज्ञात करें। इसका परिमाप ज्ञात करना है तो देखिए दोस्तों परिमाप क्या होगा भाई, एक आयताकार का P बराबर 2L प्लस बी, यही होगा कि नहीं होगा। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई। अब देखिए 2L कितना हमारे पास 20, अब B आया और B कितना हमारे पास 54 है। क्लियर है। 54 और 20 कितना हुआ, 74 हो गया। 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 148 आ जाएगा। क्लियर है। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, थर्ड नंबर का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल हैं। मूल का मतलब अपन सिंपल से समझ सकते हैं। देखिए x की घात कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है। इसका मतलब x के दो मान निकलेंगे, 1 और 2। ये जो दो मान होंगे वही इसके मूल कहलाएंगे। अब मूल का मेन उद्देश्य क्या है, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू डाल दूँ और मुझे 0 मिल जाए तो वही मैं कह सकता हूँ इसके मूल हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो इसको हम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास ऑप्शन दिए हुए मूल, तो हम इन ऑप्शन को इस क्वेश्चन में डालकर देख सकते हैं किससे 0 आ रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्योंकि पहली विधि मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ, मेरे पिछले वीडियोज में आप जा करके वो विधि सीख सकते हैं। देखिए इसको हम ऑप्शन से करते हैं। अगर मैं x की जगह -4 रखता हूँ तो देखिए -4 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 16। x की जगह पे -4 रखूंगा तो माइनस के 5 चौक 20 प्लस 6। अब इनको जोड़ घटा के देख लीजिए क्या 0 मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन नहीं है। इसी प्रकार इससे भी नहीं मिल रहा है और इससे भी नहीं मिल रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं शॉर्टकट। अब अपन फोर्थ नंबर देख लेते हैं। x का मान -3 रखता हूँ तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, प्लस का माइनस के 5x था ना, माइनस का 3 था तो x की वैल्यू -3 डालूंगा, 5 3 15 तो माइनस के 15 आएगा, इसलिए मैंने माइनस लिया, माइनस के 15 और प्लस के 6। अब देखिए 15 9 6 15 यानी कि मुझे 0 मिल गया। क्लियर है। अब सेकंड से देख लेते हैं, -2 से। -2 मैंने रखा तो 2 दूनी 4, माइनस के 10 और प्लस के 6, फिर से मुझे 0 मिल गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ मेरे मूल कौन से होंगे, -3 -2। तो मेरा आंसर कौन सा बनेगा, चौथा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। और परिमाप क्या होता है भाई, एक पॉइंट से चालू करें, सीधे जाएं, ऊपर जाएं और वापस उसी प्लेस पे आ जाएं, तो जितनी हमने चाल चली वही क्या हो गया इसका परिमाप। तो इस केस में मान लेते हैं भुजा ए है तो ये भी ए, ये भी ए, और तीनों को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा 3a। क्लियर है। तो यही मेरा परिमाप बनेगा P, क्या 3a। क्लियर हो गया। अब देखिए P कितना दिया हुआ है 48 और बराबर 3a, 3 से अगर मैं काट देता हूँ तो 16, 16 क्या मिल गया मुझे, भुजा मिल गई कि नहीं मिल गई। अब मुझे क्या चाहिए, एरिया। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है ए, तो ए का स्क्वायर। क्लियर है। अब वैल्यू रख लेते हैं अपन, √3/4 गुणा ए कितना आ गया अभी अपना 16 गुणा 16, 4 से काटा 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64√3 यही बनेगा। देखिए 64√3 तीसरे नंबर का मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है महाजन और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:7 है। अपन अपना लाइन मेथड यूज़ कर लेते हैं भाई। जिसको ये लाइन मेथड नहीं पता वो मेरे पिछले वीडियोस में जा करके इस मेथड को सीख सकता है। क्लियर है। तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, इसको बोलते हैं हम फ्यूचर और इसको बोलते हैं हम पास्ट। क्लियर है। अब वो क्या बोल रहा है, महाजन और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:7 है मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, तो महाजन को मैं एम ले ले रहा हूँ, अनुपात संजय को मैं एस ले रहा हूँ, तो 8:7 हो गया इनका वर्तमान अनुपात। क्लियर है। 6 वर्ष बाद मतलब आज से 6 वर्ष बाद यानी भविष्य की बात कर रहा है, इनकी आयु का अनुपात 19:17 हो जाएगा, यानी कि महाजन अनुपात संजय कितना हो जाएगा, 19:17 हो जाएगा। क्लियर है।
10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। 10 वर्ष मतलब आज से 10 वर्ष पश्चात यानी पास्ट में कहीं जाके वो पूछ रहा है हमें, यहाँ पर इनकी आयु का अंतर बताना है। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, जब दो अनुपात हों तो एक अनुपात को मान लेते हैं x और उस अनुपात को दूसरे अनुपात पर लेकर जाते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, वर्तमान में 8x और बटे में 7x, यही बोल रहा है ना अनुपात। और क्या बोल रहा है, 6 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट से भविष्य में कितना अंतर है, 6 वर्ष का अंतर है। तो आज से 6 वर्ष बाद यानी कि 6 आयु जोड़ना पड़ेगी इसकी और इसकी भी जोड़ना पड़ेगी। क्लियर है। यहाँ अनुपात कितना हो जाता है, 19 और बटे 17, यही हो जाता है। क्रॉस गुणा कर देते हैं। देखिए 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 एकम 8 5 13, 136 एक्स प्लस 7 6 42 की 2 हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10, 102 बराबर। क्रॉस गुणा कर रहे हैं, 19 का 7 से करेंगे तो 7 नाम 63 की 3 हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 13। क्लियर है, ये हो गया एक्स प्लस 19 से 6 में करेंगे, 6 नाम 54 की 4 हासिल 5, 6 कम 6 5 11, यही होगा। देखिए 133 इधर आया तो क्या बचेगा, 3x बराबर 102 उधर गया तो क्या बचा मेरे पास, केवल 12। 3 से मैंने इसको काटा, 4 बार में कट गया तो x का मान क्या मिला, 4। तो 8 चौक 32, यानी कि मैं वर्तमान आयु निकाल लेता हूँ तो m कितना आ गया, 32 का, और 7 चौक 28, s कितना आ गया, 28 का। क्लियर है। 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आज अगर कोई व्यक्ति 32 का है तो 10 वर्ष पहले वो कितने का रहा होगा, 22 का होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही अगर आज कोई व्यक्ति 28 का है तो 10 वर्ष पहले कितने का होगा, 18 का होगा कि नहीं होगा। तो इनकी आयु में अंतर कितना आ गया, 4 वर्ष का आ गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, पहला नंबर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 29 है और गुणनफल 100 है। देखिए इस टाइप की क्वेश्चन जब हमारे पास ऑप्शन में वो संख्याएं दी हुई हैं तो कभी भी हमको मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए, मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो मैं आपको पहले मेथड नहीं सिखा रहा हूँ, मैं पहले आपको ऑप्शन से सिखा रहा हूँ। तो क्या बोल रहा है, दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 29 है। तो देखिए 10 और 10 का योग 29 हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 20 और 5 का हो रहा है, नहीं हो रहा, यानी कि ये भी नहीं होगा। 20 और 9 का योग हो रहा है, हाँ ये हो रहा है। 25 और 4 का हो रहा है, ये भी हो रहा है। इसका मतलब आंसर इन दोनों में से एक होगा। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, गुणनफल 100 हो। तो 20 और 9 का गुणनफल 100 नहीं है, 25 और 4 का गुणनफल 100 है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या बन सकता है, फोर्थ नंबर का। क्लियर है। चलिए दोस्तों, इसको मैं आपको थोड़ा मेथड से और सिखा देता हूँ। देखिए मेथड क्या कह रहा है, दो संख्या ज्ञात करें जिनका योग 29 है। मान लेते हैं संख्या a प्लस बी बराबर 29 है और इनका गुणनफल मतलब a गुणा b बराबर 100 है। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है, जब हमारे पास a प्लस बी हो तो हमें a माइनस बी की ज़रूरत और होती है। तो उस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4ab। तो अगर हमारे पास a प्लस बी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है तो a माइनस बी निकल जाएगा, a माइनस बी दिया है, a भी दिया है तो a प्लस बी निकल जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर माइनस के a माइनस बी का स्क्वायर बराबर के 4ab है। तो a भी कितना है, 100, तो 100 चौक 400 हो जाएगा। 29 का स्क्वायर होता है दोस्तों 841, माइनस के 400 इधर ले रहा हूँ और इसको उधर शिफ्ट कर देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। ये कितना बचेगा मेरे पास, 441। ये किसका स्क्वायर बनेगा, 21 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है भाई। तो a माइनस बी बराबर a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या बचेगा हमारे पास, 21 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो a माइनस बी कितना आ गया, 21। तो देखिए a माइनस बी मेरे पास है 21। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं इसमें विलोपन विधि लगा देता हूँ तो b से b कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, 2a बराबर के 29 और 21 50। 2 से मैंने इसको काटा तो a का मान कितना आ गया, 25। क्लियर है। जब a का मान मैंने इधर डाल दिया तो b का मान मैं देख रहा हूँ कितना मिल रहा है मुझे, 4। तो मेरा ऑप्शन क्या बन जाएगा, चौथा। क्लियर भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20,000 रुपये के अंकित मूल्य के किसी वस्तु पर 7% की 2 क्रमिक छूट देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में क्या है। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, जब छूट की बात कर रहा है वो भी क्रमिक। तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए भाई, जो कीमत है 20,000 गुणा पहली छूट कितनी है 7%, यानी कि 93 बचेगा। 100% कीमत मानेंगे, जितने डिस्काउंट दिया वो हटा करके कितना बचा, 93%, और परसेंट हटाऊंगा तो 100। ये हो गई पहली। 2 बोल रहा है तो गुणा इसी में एक और कर देंगे 7, यानी कि 93/100। भाई पहली 7% तो 93 बची, फिर इस कीमत का भी 7% तो वो भी 93 है।
क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, ये चारों चली गई। क्लियर हो गया। अब देखें, 2 तिया 6, 2 नाम 18 गुणा 93 है, तो भाई देखिए 3 छिंग 18 की 8, हासिल लगी 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 की 5, हासिल लगी 2, 3 एकम 3 और 2 5। क्लियर है। अब 9 से 9 छिंग 54 की 4, हासिल लगी 5, 9 8 72 और 5 77 की 7, हासिल लगी 7, 9 एकम 9 और 7 16, यही बनेगा। अब देखिए 8 5 4 9, 7 5 12 की 2, हासिल 1, 6 1 7 और 1 17, 298 है कहीं मेरा आंसर, ये रहा सेकंड नंबर में। क्लियर हो गया दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, इसकी जगह वैल्यू पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या जरूरत होती है, बॉड मास की। उम्मीद है आपको पता होगा। बॉड मास मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, जो पहले आएगा वो पहले हल हो जाएगा। देखिए इस सब केस में माइनस भी है, गुणा भी है, डिवाइड भी है और फिर गुणा है। तो डिवाइड कहाँ है भाई, डिवाइड पहले आ रहा है। इसका मतलब सबसे पहले मुझे इन दोनों को हल करना है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं हल कर ले रहा हूँ साइड में। 1968 बटे 48, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 3 इसको दिया, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 12 से मैं काट देता हूँ, 12 चौक 48 और 12 एकम 12, 41 बचेगा। इसका मतलब मेरे पास क्या बचा, 3800 माइनस के 22 गुणा 41 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणा 7, यही बचा। अब देखिए मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, यानी मल्टीप्लाई तो पहले इनका गुणा कर दूंगा मैं, इनका मैं गुणा करता हूं तो मैं देख लेता हूं भाई क्या आ जाएगा, 22 गुणा 41, 1 से 2 2 गुणा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 8 2 10 की 0, हासिल 1 8 और 1 9, 902 आ गया। 3800 माइनस 902 बराबर के क्वेश्चन मार्क गुणा 7। अब इसमें सिंपल घटाना है, तो 3800 में से 902 घटा देता हूँ, तो 10 में से 2 हो गया 8, ये हुआ 9, 9 में से 0 हो गया 9, ये हो गया 7, 17। अब भाई 7 है, 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो इसने इसको यहाँ से ले दी तो ये हो गया 17, 17 में से 9 हो गया तो 8 और ये बचा 2। क्लियर है। बटे में 7 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्रॉस में 7 है, इक्वल क्वेश्चन मार्क। 7 से मैंने भाग लगा दिया, 7 चौक 28, अब 7 एकम 7, 2 इसको दिया, 7 चौक 28, तो 414। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, 414। मेरा आंसर कौन सा हो गया, पहले नंबर। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक कार्यकुशल है, तदनुसार बी वही कार्य कितने दिन में कर लेगा। देखिए दोस्तों, जब बात हो कार्यकुशल की या क्षमता की, तो इस केस में हमेशा अपन रेशियो से क्वेश्चन को बनाते हैं। कैसे, एक होती है क्षमता, तो अपन ले लिया क्षमता। क्लियर। अगर क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, क्षमता कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। तो क्षमता और समय का एक अनुपात चलता है। कैसे, देखिए अगर हमारी क्षमता बहुत ऊपर है तो हमारे पास समय बहुत कम लगना है, अगर हमारी क्षमता बहुत कम है तो हमें समय बहुत ज़्यादा लगना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक कार्यकुशल है, तो इनका देखिए अगर ए 100% करेगा तो बी कितना करेगा, 150% करेगा। इनको तुरंत से पलट दूंगा तो समय बन जाएगा अनुपात में। जब हमारे पास दो अनुपात हो तो हम इनको क्रॉस में रख देते हैं तो इनका समय बन गया। ठीक है, इसका अनुपात ले लेते हैं 0 0, 5 3 15, 5 दूनी 10। इसका मतलब 3:2 है, इसको x ले लो तो 3x 2x हो गया। ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। इसका मतलब 3x बराबर 12 हो गया, क्योंकि ये बात हो रही है समय की, तो समय तो ये 3x ले रहा है लेकिन 12 दिनों में कर रहा है, तो x का मान कितना आ गया 4, और 4 दूनी 8, तो b कितने में कर देगा, 8 दिनों में कर देगा। क्लियर है दोस्तों, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ए अगर 3 दिन में करेगा तो b 2 दिन में करेगा, अगर a 12 दिनों में करेगा तो b 8 दिनों में करेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। इसका मतलब क्या कह रहा है, ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले, यानी बी को जो मिले उससे 10% कम कर दो, यानी कि कितना बचेगा, 90% बचेगा। तो बी का 90% किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है। क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। अब देखिए बी को सी की अपेक्षा, नहीं सी को जो मिल रहा है उसमें अगर मैं 25% बढ़ा दूं तो मुझे बी के अंक मिल जाएंगे, यानी कि सी के 125% यानी बटे में 100% नहीं लगा रहा हूं मैं, नीचे 100 लिख रहा हूं। ये किसको मिल रहे हैं, बी को मिल रहे हैं। ठीक है भाई, आगे सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। सी को डी की अपेक्षा, सॉरी डी है ये, 20% कम मिले, यानी कि डी का 80% अगर मैं निकाल दूंगा तो मुझे किसके अंक मिल जाएंगे, सी के मिल जाएंगे। क्लियर है।
ए को 500 में से 270 अंक मिले, यानी कि 270 अंक किसके हैं, ए के हैं। तो देखिए ए के 270 अंक मैंने रख दिए, ये 100 इधर चला गया और बटे में क्या आ गया 90, ये वाला बराबर में क्या बचा बी। काट लेते हैं भाई, 0 से 0 काटा, 9 से काटा, 9 3 27, यानी कि बी को कितने अंक मिले होंगे 300 मिले होंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, जब बी को 300 मिले तो इधर रख दूं, तो 300 क्रॉस में आ गया 100 और बटे में क्या आ जाएगा ये वाला 125। तो ये किसके अंक बनेंगे सी के। देखते हैं 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 छक्का 30, यानी कि 6 चौक 24, 240 किसके हो गए सी के हो गए। क्लियर है। 240 मैंने रख दिए इधर, ये आ गया हमारा गुणा में 100 और नीचे क्या आ गया हमारा 80 और बराबर में क्या बचा अब हमारे पास डी के। तो 0 से 0 और 8 से काटा तो 8 दिया 24, तो डी के कितने अंक बने 300 अंक बने। क्लियर हो गया भाई, ये तो अंक बन गए डी के, लेकिन वो क्या पूछ रहा है डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। अब परसेंट में बनाने का केस हमेशा याद रखो भाई, कितने मिले 300 मिले, किस में से 500 में से, तो जो टोटल है वो नीचे आ गया। क्लियर है। और परसेंट बनाने के लिए गुणा 100 कर दिया और परसेंट का साइन लगा दिया। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट दी, 5 से 5 दूनी 10 20 और 20 दिया 60, तो 60% किसको मिले डी को। मेरा आंसर क्या बन गया पहला नंबर का। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए और शेष 3 संख्याओं में प्रत्येक से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत है। देखिए दोस्तों, जब ऐसा कोई केस होता है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं योग। और योग कैसे निकलता है भाई, औसत गुणा कुल संख्या। कुल कितनी है 6, तो टोटल कितना बना मेरे पास 192। ठीक, आगे बोलते हैं पहली 3 संख्याओं में 2 की वृद्धि करना है, तो यानी कि पहली दूसरी और तीसरी 2 2 2 कुल मिला के 6 बढ़ना चाहिए, है कि नहीं। आगे देखते हैं, शेष 3 संख्याओं में प्रत्येक से 4 घटा दिया जाए, यानी कि -4 -4 -4, तो 4 4 4 12, माइनस के 12 होना चाहिए। तो अब देखिए अगर 6 बढ़ रहा है और माइनस के 12 घट रहा है तो कुल मिला के -6 बचेगा ना, जो घटाना है मुझे। तो माइनस के 6 को टोटल में से घटा दूं, मेरे पास कितना बचा 186। क्लियर। अब ये जो नया औसत है, सॉरी नया योग है, वो किन संख्याओं का 6 संख्याओं का है। तो नया औसत कैसे बनेगा, इसको 6 से भाग कर दूं मैं, तो 6 से मैंने काट दिया, 6 3 18, 6 कम 6, मेरा आंसर क्या बन गया चौथे नंबर का। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 2x + 3y अनुपात 3x + 5y बराबर 18 अनुपात 29 है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2x + 3y और बटे में 3x + 5y, इसका अनुपात कितना है 18 अनुपात 29 है, यही है। तो मुझसे पूछ रहा है x अनुपात y का मान बता दीजिए। ठीक है भाई, क्रॉस गुणा कर देते हैं, 29 दूनी 58x प्लस 3 नाम 27, हासिल 2 3 दूनी 6 और 2 8, 87y बराबर 18 तिया 54x प्लस 18 पंजे 90y, यही होगा। देखिए 54 इधर आया तो 4x बचा बराबर 87 उधर गया तो 3y बचा, यही होगा। y को मैंने नीचे ले लिया तो x बटे y, ये 4 नीचे आ जाएगा तो 3 बटे 4, तो मैं यही तो कहूँगा ना x अनुपात y, ये क्या आ गया मेरे पास 3 अनुपात 4। क्लियर है। तो मेरा आंसर क्या हो गया पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। दोस्तों प्लेटफॉर्म को पार करने का जैसे ही केस आए तो आपको तुरंत से याद आ जाना चाहिए, इस केस में जो डिस्टेंस होगी, दूरी, वो किसकी होगी ट्रेन की होगी प्लस प्लेटफॉर्म की होगी। ठीक, तो देखते हैं भाई, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दी हुई है 120 मीटर दी हुई है, किसकी ट्रेन की। ठीक है भाई, और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कितनी दी हुई है 230 मीटर दी हुई है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ ना 350 मीटर की दूरी हो जाएगी टोटल। आगे देखते हैं, अब मेरे पास स्पीड क्या बोल रहा है, स्पीड बोल रहा है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको बदल दो मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5/18 का गुणा कर देते हैं, तो 18 पंजे 90, तो मैं यही कहूँगा 25 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या आ गई स्पीड आ गई। अब मुझसे क्या पूछ रहा है टाइम, तो टाइम कैसे निकालता हूं मैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी निकलेगी भाई 350, क्योंकि ट्रेन की और प्लेटफॉर्म दोनों जुड़ी जाएगी, बटे स्पीड कितनी आ गई मेरे पास 25। देखिए ये मीटर में है, ये मीटर सेकंड में है, तो मीटर मीटर कटेगा, आंसर किस में आ जाएगा सेकंड में आ जाएगा। क्लियर है। 25 से काट लेता हूं मैं, 25 से काटा एक बार कटा, 10 बचा, 10 इधर दिया, 25 चौक 100, यानी कि 14 सेकंड मेरा आंसर आना चाहिए, तो मेरा 14 सेकंड आंसर एक नंबर बन गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां की गति का अनुपात 7 अनुपात
9 हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई 7x, और दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई 9x। S2 मतलब स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, S1 मतलब स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। क्लियर है। पहली रेलगाड़ी एक खंबे को 60 सेकंड में पार करती है। दोस्तों खंबे का कॉन्सेप्ट है, तो खंबे के केस में रेलगाड़ी खुद की दूरी तय करती है। इसका मतलब खुद की दूरी निकाल लेता हूँ, डिस्टेंस 1 किसकी, ट्रेन की। कैसे निकलेगी, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड तो है 7x और टाइम कितना है 4, तो 7 चौक 28x आ जाएगी। इसी टाइप से सेकंड निकाल लेता हूँ D2, सेकंड डिस्टेंस किसकी, सेकंड ट्रेन की भाई। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 9x और टाइम कितनी ले रही है भाई, सेकंड 6 सेकंड ले रही है, तो 6 सेकंड 9 6 54x। क्लियर हो गया। अच्छा अब देखिए क्या बोल रहा है भाई, गाड़ियों के द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में लिया गया समय। जब बात करें एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में लिया गया समय और किस एंगल में वो जा रही है, समांतर या विपरीत, तो देखिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा के कॉन्सेप्ट में दोस्तों ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 की डिस्टेंस जुड़ जाती है, दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी और स्पीडों का क्या होगा, योग हो जाएगा, तो हमारी चाल भी जुड़ जाएंगी। क्लियर है। तो हम देख लेते हैं समय। समय कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस दोनों ट्रेन की जोड़ना पड़ेगी, तो कितनी है भाई 28 और 54, दोनों को मैंने जोड़ दिया तो कितना आ गया 82x। क्लियर। बटे अब क्या है मेरे पास स्पीड, तो स्पीड का भी क्या आएगा, योग आएगा, क्योंकि विपरीत दिशा के कॉन्सेप्ट में दोनों ट्रेन की चाल जुड़ेंगी। तो चाल कितनी है भाई 7x और 9x, तो 9 7 16x। क्लियर है। x से x काट दिया, 2 से काटा 2 अट्टे 16, 2 चौक 8, 2 एकम 2। क्लियर है। 8 से काटा 8 पंजे 40, 1/8 सेकेंड। मेरा आंसर क्या आ गया 5 सही 1/8 सेकेंड, तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया पहले नंबर का। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है 101 और 120 के बीच की संयुक्त संख्या कितनी होंगी। दोस्तों संयुक्त संख्या का मतलब क्या होता है, जो किसी न किसी संख्या से कट जाए वही होती है संयुक्त संख्या, और जो स्वयं से कटे या एक से कटे वो कौन सी होती है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। क्लियर है। तो कुल मिला के मुझे क्या देखना है इसमें, संयुक्त संख्या या जो कह सकता हूं किसी न किसी से कट जाए। क्लियर है। तो देखते हैं दोस्तों 1 से लेके 120 तक सबसे पहला कॉन्सेप्ट इवन नंबर्स का है, तो 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120। ठीक है। अब देखिए यहाँ मुझे पूछ रहा है 101 और 120 के बीच में, इसका मतलब मुझे 120 नहीं लेना है, इसके बीच में चाहिए। तो मेरे पास कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है। इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा मेरे पास 111 है जो कटेगी, इसके अलावा मेरे पास 115 है वो भी कटेगी, 105 है वो भी कट जाएगी, उसके अलावा मेरे पास 119 है ये भी कट जाएगी, इसके अलावा और सोच सकते हैं अपन 117 ये भी कट जाएगी। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों ये किसी न किसी संख्या से कट जाएंगी, आप चाहें तो 2 3 4 ऐसे डिवाइड करके देखेंगे तो कट जाएगी, इसके अलावा जो भी संख्या है वो नहीं कटेंगी। तो हम गिन सकते हैं टोटल 9 ये हो गई थी, 10 11 12 13 14, तो टोटल कितनी संख्या हो गई 14 संख्या हो गई। आंसर थर्ड। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6800 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/3 वर्ष में साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 3/1/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के बराबर हो। देखिए कह रहा है बराबर हो, दूसरी चीज कह रहा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT और बटे में 100, यही होता है। अब 6800 रुपए का दो भागों में बांटना है, तो आप एक दिमाग लगाइए, एक भाग मान लो x है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा भाई 6800 माइनस एक्स। अगर एक भाग 100 रुपये है तो दूसरा 6700 ही तो बचेगा। अब देखते हैं एक भाग पर वो क्या कह रहा है 6%, यानी कि ब्याज का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो P इंटू आर कितना हो गया 6 इंटू टी कितना हो गया 3/1/3, यानी कि 3 3 9 और 1 10, 10/3 और बटे में क्या है 100 और गुणा में इसका 3 आ जाएगा, यही है। अगला भाग क्या है 6800 माइनस एक्स, अब इस पे रेट कितनी है 4% है, गुणा वर्ष कितना है भाई देखिए 3.5, यानी कि 3 दूनी 6 1 7, 7/2, यानी बटे में कितना है 100
और गुणा 2। ये दोनों ब्याज क्या है, बराबर है। तो देखिए हल कर लेते हैं, 100 से 100 काट देते हैं। अब 2 से काटता हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काट देता हूँ, 2 तिया 6, 3 से 3 को काट देता हूँ। इसके अलावा कुछ उम्मीद है भाई? इसके अलावा तो मुझे कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा। देखते हैं अब ये क्या बचा, 10x बराबर 6800 का गुणा 7 से होगा तो 7 0 के 0, 7 0 के 0, 7 8 56 की 6, हासिल 5, 7 6 42 और 5 47, माइनस के 7x। 7x इधर आया तो कितना हो गया, 17x बराबर के 4 7 6 0 0। तो x का मान अगर निकालना है तो ये किससे कट जाएगा भाई, 17 से कट जाएगा। देखते हैं, 17 दूनी 34। अब मेरे पास कितना बचा, 6 और 7 13, 136 बचा। फिर 136 हुआ तो 17 अट्ठे 136 और 2 जीरो बची, तो x का मान कितना आ गया, 2800। इसका मतलब एक राशि हो गई 2800। तो देखिए 2800 का मेरे पास ऑप्शन यही है केवल, है कि नहीं। और दूसरी राशि क्या हो जाएगी, 4000। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 2800 4000। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर एक काम 50 घंटे में करता है, 5 घंटे बाद वह विराम लेता है। काम का कितना भाग उसे अभी भी करना बाकी है। एक मजदूर एक काम को, तो अपन मान के चलते हैं टोटल वर्क कितना है, फिलहाल 1 है। ठीक है भाई, एक काम को 50 घंटे में करता है, तो एक बात बताइए वो 1 घंटे में कितना काम करेगा। तो हम यही तो कहेंगे 1 घंटे में वो करेगा 1/50। क्लियर है। तो फिर एक बात बताइए 5 घंटे में कितना काम करेगा। 5 घंटे में वो काम करेगा 5/50। अगर मैं भाग लगा दूंगा तो 1/10 आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि 0.1 कह सकता हूं। अब टोटल वर्क में से देखिए 1 में से 0.1 तो हो गया, तो फिर कितना भाग बचा अब उसका, तो ये दिमाग लगा लीजिए आप, 1 माइनस 0.1, यानी कि मैं कह सकता हूं 0.9। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराने वाला हूं, आपको केवल क्या दिमाग लगाना है, 20 में भाग लेना है 500 का, आपको कुछ ना कुछ मान मिलेगा पॉइंट में। इसी प्रकार से 18 में भाग लेना है किसका, 484 का, फिर आपको कुछ ना कुछ मान मिलेगा पॉइंट में। तो इसी टाइप से जो सबसे छोटा पॉइंट में संख्या आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को हल करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपका आंसर क्या है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। देखिए दोस्तों ये भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, इस क्वेश्चन को भी आप ही को सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम, अंश में हर का भाग लगा देंगे, बस क्या करेंगे, अंश में हर का भाग लगा देंगे। तो भाग के लिए अपन क्या करते हैं, यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं सेम। तो जो भी मेरे पास भागफल आएगा उसकी संख्या मैं देख लूंगा चारों के केस में, जो सबसे बड़ी होगी वही मेरा आंसर कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्लियर दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये पेपर खत्म होता है। उम्मीद करूंगा आपको एग्जाम समझ में आया होगा। बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ, आगे मैं आपको और भी एग्जाम सॉल्व कराता रहूँगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।